उनका बच्चा जो है नेस्ट से चला जाए और इस डिग्री तक चला जाए कि अब उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला उससे, उसने अपनी ज़िंदगी बना ली, वो अपनी ज़िंदगी में उड़ान भर रहा है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं। उसको आपकी जेन्युइन नीड्स में, आपको जेन्युइन केयर देने में, आपकी नीड्स का जेन्युइन ध्यान रखने में, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट का ध्यान रखने के लिए कोई मतलब नहीं है। पूरी ज़िंदगी अगर आपके पास नार्सिसिस्टिक पेरेंट रहा है तो आपकी कितनी भी उम्र हुई चाहे, आप पे असर डेफिनेटली हुआ है। आगे भी प्लीज़ और लोगों से जिन्हें आपको लगता है इससे मदद मिल सकती है, या जिनको नहीं मालूम कि उनके पेरेंट नार्सिसिस्टिक थे या हैं, या जिनका स्पाउस एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, या बच्चे जो ऐसे जो ग्रो हो रहे हैं, टीनेज में हैं, कॉलेज में हैं, जिनको जो तड़प रहे हैं लेकिन अपने पेरेंट को समझ नहीं पा रहे, ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, उन्हें भी मदद मिले। तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो अहेड। हाय गाइस, आई होप यू ऑल वेल, और आप सभी जहाँ भी हैं, जैसे भी रहते हैं, अपने अंदर इनर वर्क करते रहते हैं, क्योंकि आपकी खुशी और आपकी ग्रोथ किसी और के हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और ये और भी ज़रूरी है अगर आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स थे या अभी भी हैं जिनके साथ आप रहते हैं, चाहे आप 14 साल के हो, 40 साल के हो, या फिर 82 साल के हो, आप पर असर पड़ा है अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक थे। और आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिले, आपको वैलिडेशन फील हो, आपको और ज़्यादा सच्चाई के बारे में मालूम हो। तो बिना और देर किए सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इमेज इमेज इमेज, पब्लिक इमेज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट इमेज। जी हाँ, सबसे बड़ी और सबसे पहली पहचान जो आप सबको मालूम होगी अगर आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट रह चुके हैं विदाउट डाउट, तो वो ये है कि इस पेरेंट की पब्लिक इमेज बिल्कुल डिफरेंट होगी अपनी प्राइवेट इमेज से। इस पेरेंट के दो या कई अलग अलग चेहरे हैं, नकाब हैं, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड की स्टोरी की तरह। बाहर पब्लिक में, बाहर रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसियों में, बच्चे की टीचर्स के सामने ये एक बहुत ही नर्चरिंग, लविंग, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड, केयरिंग पेरेंट का मुखौटा पहनते हैं। बंद दरवाज़ों के पीछे बच्चों को असलियत पता है, कि स्पाउस को असलियत पता है, बाकी परिवार के और जो लोग जो हमेशा साथ रहते हैं और साथ में ज़िंदगी बिताने पर मजबूर हैं, उनको असलियत पता है कि इस पेरेंट का असली रूप क्या है। अनप्रिडिक्टेबल, गुस्से वाला, पूरे घर में जो है ग्लूम, डिप्रेशन, टॉक्सिसिटी के बादल फैला देने वाला पेरेंट। तो सबसे पहला यही पॉइंट है, एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट की इमेज बाहर अलग होती है, वो अपनी बाहर इमेज, अपना मुखौटा बाहर बिल्कुल अलग करता है। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो, हालांकि बच्चे ऐसे बहुत कम होते हैं जो बड़े होते समय बाहर किसी से ये बात बताने का जिनमें थॉट आए, उनमें हिम्मत हो, लेकिन अगर अगर ऐसे बच्चे भी हैं जो सच बताना चाहें कि नहीं ये पेरेंट वो नहीं है जो दिखता हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसी पर हंस देंगे या उसी को डांट लगा देंगे कि तुम क्या बोल रहे हो अपने पेरेंट के बारे में, तुम्हारा पेरेंट तो इतना अच्छा है। एडल्ट्स भी उसकी बात पर, समझदार एडल्ट्स भी उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं अक्सर कर पाएंगे। एंग्री एंड ऑल्सो पैसिव एग्रेसिव, ये सबसे बड़े ट्रेट्स हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट के। अगर कोई बच्चा नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ रह चुका है या रहता है तो छट से वो समझ जाएगा कि हाँ ये वाली चीज़ उसके साथ अक्सर होती है, उसको झेलनी पड़ती है। यानी कि एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट का गुस्सा, ये पेरेंट कब एंग्री हो जाए, कब गुस्सा हो जाए, किस बात पर गुस्सा हो जाए, ये पता ही नहीं चलता है। एंगर एक वेपन की तरह होता है। नार्सिसिस्टिक रेज, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है अपने एनपीडी के वीडियोस, एनपीडी के ट्रेट्स के तहत, कभी भी गुस्सा आ जाएगा अनरीजनेबल बात पर, इलॉजिकल बात पर। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को आदत पड़ जाएगी कि ध्यान से बोलना है या बिल्कुल नहीं बोलना है या मुंह बंद रखना है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि ये पेरेंट किसी भी बात पे कभी भी नार्सिसिस्टिक रेज में, नार्सिसिस्टिक आउटबर्स्ट में चला जाएगा, जिसमें वर्बल अब्यूज़, गालियाँ, गलत वर्ड्स, या इवन फिजिकल असॉल्ट, ये ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। या जस्ट गुस्सा, जोर जोर से घर में टैंट्रम थ्रो करना, दरवाजे बंद करना, चीज़ें पटकना। और पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर वहाँ जहाँ पे गुस्से का स्कोप ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर पैसिव अग्रेशन यानी कि डायरेक्टली अग्रेसिव, डायरेक्टली एंगर नहीं शो करके अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से, कुछ कहने के अंदाज से या कुछ ना कहने के अंदाज से, कुछ करने के अंदाज से या कुछ ना करने के अंदाज से जताना कि उनके अंदर आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। आपको ह्यूमिलेट फील करवाना, या आपके प्रति सरकास्टिक होना, या आते जाते टॉन्ट मार देना, या किसी और से कुछ बात
करने के थ्रू आपको कुछ सुनाना, स्पाइटफुल बिहेवियर करना, टॉक्सिक बिहेवियर करना, डिमीनिंग बिहेवियर करना, आपको छोटा महसूस कराना, आपको शर्मसार करना, ये सारे बिहेवियर, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर या कोल्ड वॉर में चले जाना, बात नहीं करना, ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट का एक बहुत ही बड़ा ट्रेट है। इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल, इमोशनली अनरेगुलेटेड, ये तो ऑब्वियस ट्रेट है नार्सिसिस्टिक पेरेंट का। जैसे एंग्री आउटबर्स्ट, नार्सिसिस्टिक आउटबर्स्ट की मैंने बात की, वो भी इसी का पार्ट है। एक पेरेंट बच्चे को सिखाता है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बात की है, कि इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है। हम इमोशंस को, हमें हर तरह के इमोशंस ज़िंदगी में फील होते हैं और होंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे इमोशनल रडार्स हैं, हमारे इमोशंस ही सब कुछ है। लेकिन उन्हें मैनेज कैसे करना है, रेगुलेट कैसे करना है, क्या एक्सप्रेस करना है, क्या नहीं, और एक्सप्रेस हेल्दी वे में कैसे करना है बिना सप्रेस किए, ये सब हमें पेरेंट से ही सीखने को मिलता है, सबसे पहले बिना बताए। तो जब नार्सिसिस्टिक पेरेंट के पास कुछ दिखाने के लिए होता ही नहीं है, कुछ सिखाने लायक होता ही नहीं है, वो खुद ही इतना इमोशनली अनरेगुलेटेड होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, वाइल्ड होता है, मिसमैनेज्ड होता है, टैंट्रमी होता है, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है नार्सिसिस्टिक पेरेंट का, कि ये पेरेंट जो है बिल्कुल इमोशनली वाइज, इमोशनली मैच्योर नहीं लगेगा आपको, ऑलमोस्ट लगेगा। और अगेन ये बात वो नहीं जानते जो बाहर वाले लोग हैं, ये घर के लोगों को और बच्चों को पता होगा कि ये पेरेंट, जिसको बाहर वाले शायद इतना वाइज समझते हैं, जो इतने बड़े बड़े ज्ञान देता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है लोगों के सामने, घर में वो एक टैंट्रमी, स्पॉइल्ड, बुलिंग किड की तरह है, एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसने कुछ इमोशनल मैच्योरिटी सीखी ही नहीं। तो ये पेरेंट बिल्कुल ही इमोशनली अनरेगुलेटेड होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। शेमिंग, स्पेशली पब्लिक शेमिंग, और अगर आप एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ रह चुके हैं तो आप इससे बिल्कुल अनजान नहीं होंगे। बहुत बार पब्लिक में, चाहे कोई इवेंट हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, आप कहीं घूमने गए हैं या वेकेशन पे गए हैं या कोई फैमिली फंक्शन है, आपने ह्यूमिलेशन सही होगी, सडनली किसी बात पे पेरेंट का गुस्सा हो गया या आउटबर्स्ट हो गई, या आपको बातें सुना दिए, ताने सुना दिए, या ड्रामा क्रिएट कर लिया, क्योंकि रिमेंबर ना, ड्रामा बहुत पसंद है नार्सिसिस्ट को, उससे बहुत अटेंशन मिलती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सारी नज़रें उसके ऊपर हो जाती है। तो ये ड्रामा का आपका फोर्स पार्टिसिपेशन नार्सिसिस्टिक पेरेंट ने बहुत बार करवाया होगा, जिससे आप इतने शर्मसार हुए होंगे, इतने क्यूमुलेट हुए होंगे कि आपको लगा होगा कि ज़मीन फट जाए और आप अंदर ही उसके अंदर धंस जाएं। तो ये पब्लिक शेमिंग और हर तरह से शेम इनकलकेट करना जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट की बहुत बड़ी देन होती है अपने बच्चों के लिए, और ये बहुत बार बच्चे बड़े होने तक इस शेम को सेंस करते हैं, और जब तक वो इनर वर्क शुरू नहीं करें, कहीं से समझे नहीं, या थेरेपी में नहीं जाएं, या सेल्फ अवेयरनेस से नहीं सीखें, उनको समझ ही नहीं आता कि उनके बहुत सारे बिहेवियर जो है वो एक इनर सेंस ऑफ शेम से आ रहे हैं। तो ये शेम करना, गिल्ट करना, ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट की स्ट्रैटेजीज होती हैं। बच्चे को शर्मिंदा करें, शेम में रखें पब्लिकली, या फिर बंद दरवाज़ों के पीछे उसको गिल्टी फील करवाएं अपने बिहेवियर के लिए, उसने कुछ गलत किया है या नहीं किया, क्योंकि बहुत एक सीक्रेट स्पेस होती है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। अगर बच्चे ने कुछ जेन्युइनली इतना बड़ा कुछ गलत किया भी है, तो भी वो पेरेंट और बच्चे के बीच की बात होती है। बच्चे को शर्मसार करके ये चीज़ें पब्लिकली डिस्कस नहीं की जाती। प्राइवेट स्पेस में प्यार से, कंपैशन से, और जहाँ ठीक डिसिप्लिन की ज़रूरत हो उस ठीक डिसिप्लिन के साथ किया जाता है। लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने हर मूड का, अपने हर कंट्रोल के तरीके का, अपनी हर सेल्फ सेंटर्ड नीड का जो है टारगेट बच्चे को बनाता है, और दिस ऑफन रिजल्ट्स इन शेमिंग द चाइल्ड, उनके जानकारों के सामने, बच्चे के फ्रेंड्स के सामने, या और लोगों के सामने, या पब्लिक में शेमिंग, जो चीज़ें बच्चा कभी नहीं भुला पाता। और हर बच्चा नार्सिसिस्टिक पेरेंट का इन चीज़ों से बहुत घबराता है, बहुत डरता है, और इनको नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ भी करेगा। कंट्रोल, 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 मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, ये कैसे दूर हो सकती है अगर कोई नार्सिसिस्ट किसी जगह पे है तो। और अगर हम ये सोचें कि कंट्रोल और मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग ये एक नार्सिसिस्ट सिर्फ बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि उसके बच्चे सबसे ज़्यादा इन ट्रेट्स का शिकार होते हैं, दिन रात विदाउट एनी सकर। नार्सिसिस्टिक पेरेंट हर चीज़ पे कंट्रोल चाहता है, और उसके बच्चे उसके ओनरशिप के अंडर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज द नार्सिसिस्टिक पर्सन वांट्स टू ओन एवरीथिंग। उसके कंट्रोल में हर चीज़ रहनी चाहिए, उसको हर चीज़ से पावर की सेंस मिलनी चाहिए, सब चीज़, जिसका मतलब है हर इंसान, क्योंकि इंसान भी चीज़ों की तरह है उसके लिए, उसके हिसाब से ही चलनी चाहिए। तो बच्चे कैसे दूर हो सकते हैं? बच्चे तो उसके खुद के हैं, तो वो उसके कंट्रोल के अंदर ही हैं, उसकी ओनरशिप है उनके अंदर। तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनका बिहेवियर कैसा हो, कैसे उठे बैठे, कहाँ पढ़े, किससे मिले, किसको नहीं मिले, छोटे से लेकर बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ के टाइम में बड़े होने तक,
वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट कैसे कंट्रोल करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है, ये वो बच्चे ही जानते हैं। गैस लाइटिंग जो है वो बहुत ही रेगुलरली यूज्ड साइकोलॉजिकल वेपन होता है एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट का अपने बच्चे के प्रति। बच्चा अगर सही भी है या बच्चे की हेल्दी कुछ बातें भी हैं, हेल्दी बिहेवियर भी है, हेल्दी सेल्फ इस्टीम भी है, तो भी बच्चे को अपने ऊपर क्वेश्चन करवाया जाएगा, शर्मसार करवाया जाएगा। अपनी ही सैनिटी पर, अपनी ही अक्ल पर, अपने ही रीज़न पर उसको क्वेश्चन मार्क्स लगवाए जाएंगे, बार बार उसको ह्यूमिलेट किया जाएगा। अगर वो किसी बात पे सही है, उसका व्यू पॉइंट सही है, तो उसको गलत ठहराया जाएगा, उसको अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट्स क्रिएट करवाए जाएंगे। अगर कुछ उसकी गलती नहीं है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट की गलती है या नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ कुछ गलत हुआ, तो भी बच्चे को ही गैसलाइट किया जाएगा, बिलीव करवाया जाएगा कि सब कुछ बच्चे की ही गलती है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट की हैप्पीनेस। तो हर तरह से जो एक झूठ का सहारा लेके कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक जैसे भी बच्चे उनके कंट्रोल में रह सके, सबसर्वेंट रह सके, ओबीडियंट रह सके, जैसे पेरेंट बोले उठे बैठे जितना हो सकता है। बच्चे की पर्सनालिटी अलग हो सकती है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। बच्चे असर्टिव भी हो जाते हैं, बड़े बड़े अपने लिए बोलने भी लग जाते हैं, पर जैसे बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनालिटी जितना अलाउ कर सकती है, एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट खुद से पूरी कोशिश करेगा या करेगी कि उसका पूरा सेंस ऑफ कंट्रोल हो और वो सामने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे की पीठ पीछे बच्चे के लिए वो जैसे मैनिपुलेट करना चाहेगा वो पूरा करेगा, ताकि उसका पूरा कंट्रोल बना रहे। फिर विक्टिम प्लेइंग, ये तो हम जानते ही हैं कि विक्टिम प्ले करना नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी वीकनेस है। हर चीज़ में उसे ही वीक बनना है, उसे ही विक्टिम प्ले करना है, चाहे वो सबको विक्टिमाइज करता हो पर्दे के पीछे, लेकिन सारी दुनिया के सामने उसे यही दिखाना है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। और ये जो बिहेवियर है ये उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। तो अगर बच्चे ज़्यादा कुछ असर्ट करने लगे या कुछ ऐसी बात करने लगे जिससे नार्सिसिस्टिक पेरेंट को लगे कि वो ज़्यादा चढ़ रहे हैं या इनकन्वीनियंट हो रहे हैं या उसकी बात नहीं समझ रहे हैं या उसके लिए थ्रेट हैं या उसकी इमेज के लिए, उसके कंफर्ट के लिए थ्रेट है या कंफर्टेबल नहीं है, तो वो बच्चों को भी टारगेट करेगा और अपने बच्चों के पीठ पीछे भी विक्टिम प्लेइंग करेगा। यानी कि दुनिया को ये दर्शाएगा या अपने म्यूचुअल रिलेटिव्स को ये दर्शाएगा, घर के बाकी लोगों को जो नहीं जानते सच्चाई उसको उनको ये दर्शाएगा कि बच्चे गलत कर रहे हैं, बच्चों का बिहेवियर गलत है, बच्चे देखो पेरेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। वो जानते ही नहीं होंगे लोग कि ये पेरेंट जो है बच्चे के साथ क्या क्या करता है। विक्टिम प्लेइंग इतनी हो सकती है कि वो ट्रायंगुलेशन भी में बदल सकती है। फ्लाइंग मंकीज भी रिक्रूट हो सकते हैं बच्चे के अगेंस्ट। फ्लाइंग मंकीज और ट्रायंगुलेशन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, आप ये टर्म्स नहीं समझते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए मेरा। बच्चों को हमेशा ये दर्शाया जाता है छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में कि तुम्हारी गलती है, देखो तुमने गलत किया है, देखो तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे हुआ है, या तुम्हारी वजह से मेरा मूड अच्छा नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरा दिन खराब है। ऑफन बच्चे बड़े होते होते अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करने लगते हैं अपनी पेरेंट की हैप्पीनेस के लिए, कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें सब कुछ ठीक करके रखना है पेरेंट के लिए, ताकि पेरेंट के साथ कुछ गलत नहीं हो। तो हर हालत में नार्सिसिस्ट को, स्पेशली कोवर्ट नार्सिसिस्ट को, विक्टिम बने रहना, उसको ये दिखाना है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत होता है, दूसरे लोग थ्रेट हैं, दूसरे लोग गलत बिहेवियर करते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों नहीं हो, क्योंकि ये उसका एक कंट्रोल बनाए रखने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है अपने बच्चे में हमेशा डालता है। उसकी सेल्फ एस्टीम की बढ़ोतरी हो, वो एक हेल्दी सेल्फ वर्थ वाला इंडिविजुअल बने जिसमें एक हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट के डिज़ाइंस को सूट नहीं करता, उसके सेल्फ इंटरेस्ट को सूट नहीं करता। इस नार्सिसिस्टिक पेरेंट का कंट्रोल मैकेनिज्म्स में हमेशा ये पार्ट होता है कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो रहे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहे। उसकी सेल्फ एस्टीम अगर बढ़ने लगी है, वो ज़्यादा खुश है, तो नार्सिसिस्टिक इंसान को जैसे खुशी होती है किसी खुश इंसान को, या जो अच्छा हेल्दी फील कर रहा हो या सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी खुशी कम कर दी जाए, वही बिहेवियर बच्चे के साथ भी होता है। तो ऑफन बच्चे बड़े होने तक दे ग्रो अप विद अ वेरी लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, वेरी लो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, क्योंकि पूरे बड़े होते होते उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं। उनका सेल्फ वर्थ जो है बहुत लो होता है, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो अपने बच्चे को परपेचुअली अनवर्दी फील करवाता है, कि तुम बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। गिल्ट, शेम, ब्लेम, विक्टिम प्लेइंग, ये सब कर करके बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है बहुत ही करोड़ हो जाती है। उसका इनर चाइल्ड कभी ठीक से खुल के डेवलप नहीं हो पाता, शेम में, गिल्ट में, अनवर्दीनेस में रहता है। और ये पैटर्न्स ऑफन नार्सिसिस्ट के बच्चों को पूरी ज़िंदगी फेस करने पड़ते हैं, टिल दे कम टू द पॉइंट व्हेन दे स्टार्ट टू फोकस ऑन इनर हीलिंग। लो एम्पैथी,
एंड अनडिपेंडेबल। तो ये दोनों चीज़ें एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के अंदर कूट कूट के भरी होती है। एम्पैथी जो है, ट्रू लव, जेन्युइन लव, ये वाली चीज़ें जो है नार्सिसिस्टिक पेरेंट में नहीं होती, अपने बच्चे के लिए भी नहीं होती है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट का लव कंडीशनल होता है, अनकंडीशनल नहीं होता। वैसे तो मैं ये बोलती हूँ कि अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में नहीं होती है। लेकिन फिर भी जिसको हम जेन्युइन लव मानते हैं, जो मोस्ट पेरेंट्स में अपने बच्चों के लिए होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ लव जो पॉसिबल है इंसान कर पाता है वो अपने बच्चे से ही करता है, वो चीज़ नार्सिसिस्ट में बिल्कुल नहीं होती। उसको उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसका क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है, उसकी इमेज में कितना इजाफा हो रहा है, वो बच्चा उसके लिए क्या कर पा रहा है, उस पर ही डिपेंडेंट होता है उसका लव। और जहाँ तक कि डिपेंडेबिलिटी की बात है, यानी कि कितना आप उस पर निर्भर हो सकते हैं, कितना डिपेंड हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट पेरेंट में बिल्कुल क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। और नार्सिसिस्ट पेरेंट का बच्चा बहुत जल्दी ये चीज़ें पहचानने लग जाता है, समझने लग जाता है। जहाँ पे उसको कुछ ऐसा काम है, ऐसी कोई मुसीबत है, ऐसा कोई समय है जहाँ पे उसको एक वाइज सपोर्टिव जना चाहिए, द पर्सन हु होल्ड्स देयर बैक, जो उनके लिए प्रेजेंट हो और कुछ भी करेगा उनकी मदद के लिए, वो पेरेंट वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, वो शुरू से जानते हैं। इनफैक्ट उनकी चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत है उस पेरेंट की, उसकी प्रेजेंस की, उसके टाइम की, उसकी एफर्ट की, उसकी एनर्जी की, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर उस पेरेंट पे डिपेंड कर ले तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट इनफैक्ट उनके लिए वो सिचुएशन, वो इवेंट और ज़्यादा रूइन कर दे और ज़्यादा ख़राब कर दे। जहाँ उनकी प्रेजेंस की ज़रूरत है वो आए ही ना, या कुछ प्रॉमिस किया प्रॉमिस ही तोड़ दें, बिट्रे कर दें, डिसअपॉइंट कर दें, ट्रस्ट ब्रेक कर दें। ये बहुत कॉमन आम चीज़ें हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट के लिए। और आराम से वो बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के ये सारी चीज़ें करते हैं। तो डिपेंडेबिलिटी एक जो ऐसी चीज़ है, ट्रस्ट वर्दीनेस ऐसी चीज़ है जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट से एक बच्चा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अपनी जेन्युइन नीड्स के लिए, कंसर्न्स के लिए वो पेरेंट को सच में दर्द होता हो, सच में उसका पेरेंट सुनने के लिए तैयार हो, एम्पैथी हो, दर्द आता हो, लव आता हो, ऐसा पेरेंट नार्सिसिस्टिक पेरेंट बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ ऑडियंस होती है यूजुअली, वहाँ पर उसका लव ज़्यादा दिखाया जाता है। बिहाइंड क्लोज डोर्स वो लव क्या है, कितना है, कितने काम का है, कितना जेन्युइन है, ये हकीकत नार्सिसिस्ट पेरेंट के बच्चे को अच्छे से पता होती है। इसी पॉइंट से जुड़े हुए मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है लव बॉम्बिंग एंड इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट बहुत ऑफन, बहुत कॉमनली इंडल्ज करते हैं। लव बॉम्बिंग यानी कि अनरीजनेबली एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ लव शो करना, जो एक्चुअली जेन्युइन नहीं है, ट्रू नहीं है। गिफ्ट्स दे के या प्यार करके, या बच्चा है तो पपियाँ झपियाँ दे दे के, एक्स्ट्रा प्रेस करके, एक्स्ट्रा अटेंशन करके, नए नए तोहफे ला के, बहुत पैसे आप पे खर्च करके, कुछ भी ऐसा करके कि आप उनके लिए अच्छा सोचें, या आप उनकी बातों में आ जाएं, या आप उनके लिए प्रेजुडिस्ड हो जाएं एज़ कम्पेयर टू समवन एल्स, आपकी गुड बुक्स में आने के लिए। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है अपने बच्चों के लिए ऑफन ये करते हैं। रियल लव तो होता नहीं है। तो लव बॉम्बिंग ऑफन लोगों को दिखाने के लिए की जाती है, या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे, किसी स्पेसिफिक माहौल में, किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए, या नीड पूरी करने के लिए की जाती है। जब उनका कुछ काम हो, या वो चाहते हैं किसी सिचुएशन में कि बच्चा दूसरे पेरेंट्स से इतना अटैच नहीं हो, उनसे अटैच्ड हो, या इस चीज़ में उनकी साइड ज़्यादा ले, और वो किसी एक बच्चे के प्रति भी लव बॉम्बिंग ज़्यादा शो कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर चाइल्ड। मैं इसके बारे में एक और पॉइंट में भी बात करूँगी। तो ये लव बॉम्बिंग जो है, ये इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट का भी पार्ट बन जाती है। इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट क्या होती है, अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे ट्रॉमा बॉन्डिंग की वीडियो में देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। इस बिहेवियर से बच्चे को समझ ही नहीं आता कभी कभी, स्पेशली जब तक बच्चा पूरा अच्छे से ढल नहीं गया नार्सिसिस्टिक पेरेंट की पहचान में, बच्चे को डाउट रहता है, समझ नहीं आता है वाइल ग्रोइंग अप कि पेरेंट अच्छा है या बुरा है, काइंड है या क्रूअल है, जेनरस है या माइजरली है, प्यार करता है या नहीं करता है, समझ ही नहीं आता। तो और स्पेशली लव बॉम्बिंग जहाँ बीच बीच में घुसती है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे सब समझ जाते हैं, समझने लग जाते हैं। ट्रू लव क्या होता है ये बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ शब्द भी नहीं होते, प्यार, दिल से दिल का जो कनेक्शन है, ये बच्चा सबसे पहले समझ जाता है। तो लव बॉम्बिंग में जो पेरेंट बिहेवियर करता है, ऑफन जो बच्चे इतना समझ चुके होते हैं, अपने पेरेंट का असली रूप जानते होते हैं, वो उससे बहुत इरिटेट होते हैं लव बॉम्बिंग से, और भागते हैं, जप्पियों पपियों से दूर भागते हैं। उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, इरिटेशन होती है, और वो समझ रहे होते हैं कि ये किस लिए हो रहा है, ये बस अनप्रिडिक्टेबल है, पीरियोडिक है, टेम्पररी है, और अपने किसी मतलब के लिए है। इसी से कनेक्टेड एक नेक्स्ट पॉइंट भी है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और आप में से जिसके भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहे थे, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपने ये चीज़ फेस की, और वो है क्रिएशन ऑफ गोल्डन चाइल्ड एंड स्केपगोट।
अगर किसी नार्सिसिस्ट के एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि वो एक बच्चे को सिंगल आउट करके गोल्डन चाइल्ड की तरह ट्रीट करेगा। गोल्डन चाइल्ड को लव बॉम्बिंग करना और एक्स्ट्रा अटेंशन देना, ये बहुत ही कॉमन बात है नार्सिसिस्टिक पेरेंट के लिए। उस बच्चे को ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा एक्सेसिव अटेंशन बाकी बच्चों से कंपेयर्ड ऑब्वियस तरीके से, कि दूसरों को चाहे पता भी चल जाए, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा गिफ्ट, ज़्यादा एडुलेशन, ज़्यादा एडमिरेशन, ज़्यादा अच्छे-अच्छे वर्ड्स उसके लिए बोलना, ज़्यादा उसके लिए टाइम देना, ये सारे, ज़्यादा उसको गिफ्ट्स देना, ये सारी चीज़ें करी जाएगी। और जो स्केपगोटेड चाइल्ड है, वो बेसिकली पेरेंट का जो गार्बेज है वो ज़्यादा झेलने के लिए, जो उसका गुस्सा है, उसकी जो ब्लेम डालना है, उसकी ब्लेम का भार उठाने के लिए कि उसी ने गलत किया है, निकम्मा है, नालायक है, या जो भी गलती है, किसी पे पिन करना है, किसी को ब्लेम डालना है, तो ये सारा भार उठाने के लिए स्केपगोटेड चाइल्ड होता है, जिसको कम प्यार दिया जाता है, जिसके ऊपर ज़्यादा गलतियाँ मढ़ी जाती हैं, जिसको ज़्यादा टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और गिल्ट फील करवाया जाता है, वो स्केपगोटेड चाइल्ड होता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि बोथ गोल्डन चाइल्ड एंड स्केपगोटेड चाइल्ड अपने पेरेंट की कंट्रोल स्ट्रैटेजी का, मैनिपुलेशन का पार्ट है, हिस्सा है। वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेस के गेम की तरह के पॉन्स हैं अपने पेरेंट के लिए। गोल्डन चाइल्ड जो है वो गोल्डन इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लगता है नार्सिसिस्टिक पेरेंट को कि जो उसको लगता है उसकी इमेज के लिए फ़ायदेमंद है। हो सकता है ये गोल्डन चाइल्ड पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, या बड़े होके बहुत अवार्ड्स विन करता हो, ट्रॉफीज़ विन करता हो, जिसका बहुत नाम हो जाए, या शायद देखने में बहुत अच्छा हो, जिससे उसको बहुत नार्सिसिस्टिक पेरेंट को जो है प्रशंसा मिलती हो। और ये कितनी सुपरफिशियल बात है, इमेजिन लुक्स के ऊपर कोई पेरेंट ऐसे करे अपने बच्चे के बीच में डिस्टिंग्विश, लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स आर टोटली केपेबल। या बच्चा बहुत अच्छे से कमा रहा है तो वो पेरेंट को अच्छे से देख रेख कर सकता है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत चीज़ें लेके देता है, कुछ भी छोटी से छोटी बचपन की चीज़ से लेके टीचर्स ज़्यादा प्रेज़ करती हैं। अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट को लगता है कि उसकी लाइफ़ के लिए, उसके कम्फ़र्ट के लिए, उसकी इमेज के लिए कुछ भी ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो रही है, तो वो एक बच्चे को गोल्डन चाइल्ड क्रिएट कर लेगा। गोल्डन चाइल्ड के ऊपर सारा भार होगा कि उसको अपने पेरेंट को खुश करके रखना है, उसकी इमेज बना के रखनी है, उसको लेट डाउन नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना कि उससे इस पेरेंट की इमेज ख़राब हो, या उसका रुतबा कम हो, या उसको दुःख मिले, या उसकी हैप्पीनेस नहीं मिले पूरी। तो सारा भार, सारा ज़िम्मा जो कहते हैं अपनी हैप्पीनेस का, अपनी इमेज का, अपनी खुशी का, सो कॉल्ड, वो सारा इस बच्चे के ऊपर होता है। तो ये बच्चा भी ट्रॉमा में है, ये भी भार उठा रहा है, और स्केपगोटेड चाइल्ड तो भार उठाता ही है। और ऑफ़न ये वाले जो डिस्क्रिमिनेटरी कंपैरिज़न का ट्रीटमेंट होता है, इससे बच्चों का, सिबलिंग्स का जो रिलेशन है वो भी ये पेरेंट ख़राब कर देता है, उसमें भी दरार ले आता है, उसमें भी ऊंच-नीच कर देता है। स्पेशली बच्चे छोटे होते हैं, अगर समझ नहीं हो, वो जो अफ़ेक्शन का रिश्ता आपस में होना चाहिए उसको भी बनने से रोक देता है, उसको भी कंट्रोल कर देता है, बर्बाद कर देता है। जेलसी, 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 अगर आप शॉक हो रहे हैं तो प्लीज़ मत होइए, क्योंकि ये एक फैक्ट है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स बहुत जेलस होते हैं अपने ही बच्चों से। अगर बच्चों में कोई भी ऐसी चीज़ है नेचुरली गॉड गिवन, या फिर जो उन्होंने इंकलकेट की है, कोई स्किल सेट जो उन्होंने अपनी लाइफ में कल्टीवेट किया है, सीखा है, नॉलेज, विजडम कुछ भी गेन किया है, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट को लगता है उनके पास नहीं है, या उनको नहीं मिला था, वो चाहते थे, या जिसकी वजह से बच्चे को अटेंशन, रिस्पेक्ट, लव या कोई भी चीज़ ऐसे अच्छे से मिलती है जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट को नहीं मिलती है, और जिसमें नार्सिसिस्टिक पेरेंट को अपना हिस्सा लगता है कि मुझे नहीं मिल रहा, या मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, या ये ऐसी क्वालिफिकेशन है, या ऐसी चीज़ है, या ऐसा मेरिट है, या ऐसी ब्लेसिंग है जो सिर्फ बच्चे को ही मिल रही है, जिसमें मुझे कुछ हाथ मारने को नहीं मिल रहा, जिससे मेरी इमेज नहीं आ रही, जिससे मेरे को सेंटर पॉइंट ऑफ अटेंशन नहीं, मैं नहीं बन पा रहा। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने बच्चों से भी जेलस होते हैं। और बचपन में भी ऐसे होता है, अगर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ट्रॉफीज़ ला रहा है, या कुछ बहुत अच्छा गाता है, या कुछ टैलेंट है, या आर्ट वर्क है, कुछ भी अच्छी चीज़ है, या कुछ ज़्यादा लोग उसकी प्रेस कर रहे हैं, उसके बिहेवियर की, या उसके किसी गुण की, या उसके किसी क्वालिटी की, तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट अगर देखता है ये बच्चा ज़्यादा खुश हो रहा है, या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पुल डाउन कर देता है, अगेन विद हिज एंग्री वर्ड्स, विद हिज और हर पैसिव अग्रेशन।
बच्चे को पुल डाउन कैसे करना है, गिल्ट, शेम में, लो सेल्फ स्टीम में कैसे रखना है, ये वो पेरेंट अच्छे से भली भांति जानता है। तो बहुत ज़्यादा उड़ने नहीं देता, पर नहीं निकालने देता बच्चे को, और उसकी जेलसी एकदम सामने आ जाती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान तभी खुश रह सकता है या तो वो उसके पास कुछ उस समय ऐसा हो जो उसको दूसरों से ऊंचा महसूस करवा रहा है, या फिर वो दूसरे को ही नीचे खींच ले, तभी इन्हीं दो कंडीशंस में नार्सिसिस्ट अच्छा महसूस कर सकता है। तो अगर बच्चा भी उसका बेहतर महसूस कर रहा है तो वो नार्सिसिस्ट के अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी को पनपने देता है, और नार्सिसिस्ट अपने बच्चों की उपलब्धियों से भी जेलस फील करता है। उसको उतनी ही उपलब्धियाँ, उतना ही बच्चे का की जो गुण है पसंद है जिसमें उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, उसकी इमेज अच्छी हो, उसका बाहर नाम हो, उसको प्रेज़ मिल सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वो सारी चीज़ें बच्चे में ही हैं, तो वो बच्चा ही उसकी जो है बेनिफिट्स ले रहा है, तो ये नार्सिसिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे नार्सिसिस्ट को भी इमेज अच्छी करने को मिलती हो, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे, वो बच्चे को कभी ये सोचने नहीं देगा कि वो वर्दी है या उसका सेल्फ एस्टीम उसकी वजह से बढ़ना चाहिए इतना ज़्यादा कि वो बच्चा अपने आप को उतना ज़्यादा बेहतर समझने लगे जो नार्सिसिस्ट के लिए ही थ्रेट हो जाए। कहीं वो नार्सिसिस्ट को ही अपने से दूर ना कर दे। नार्सिसिस्ट को फ़ायदा मिलना बंद नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी देखा गया है कि अगर बच्चे की उपलब्धियाँ ज़्यादा हैं, बड़े होते-होते उसका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, या बच्चा गुड लुकिंग है, स्पेशली इन द केस ऑफ गर्ल्स, अगर वो गुड लुकिंग है, उन्हें अटेंशन मिलने लगी है, प्रेज़ मिलने लगी है बड़े होते-होते ऑन देयर लुक्स, ऑन देयर सेंस ऑफ ड्रेसिंग, या ऐसी किसी भी चीज़ पे, तो नार्सिसिस्टिक मॉम को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। वो कॉम्पिटिशन में फ़ील करेगी अपनी बेटी के साथ ही, उसी से जेलस होने लगेगी। ऐसे बहुत किस्से, बहुत फर्स्ट हैंड बहुत लोग नरेट करते हैं। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या आपके साथ शायद खुद भी हुआ होगा। डीवैल्यू एंड इनवैलिडेशन, यानी कि वैल्यूड फील नहीं होना, ये बहुत कॉमन है नार्सिसिस्टिक बच्चों के लिए। उनके पेरेंट्स उनको ऐसे फील करवाते हैं। और इनवैलिडेशन यानी कि आपके इश्यूज, आपके इमोशंस, आपके जेन्युइन कंसर्न्स, आपकी परेशानियाँ वैलिड हैं, जस्टिफाइड हैं। आपको उनके लिए हमारा प्रेजेंट होना, आपको सुनना, आपकी बात समझना, आपको केयर देना, आपको पेशेंटली आपकी बात समझना, ये आपका राइट है। ऐसा जो है नार्सिसिस्टिक पेरेंट कभी अपने बच्चे को फील नहीं करवाते। उनके कंसर्न्स, उनकी जेन्युइन इमोशन सब इनवैलिडेट कर दिए जाते हैं, बर्खास्त कर दिए जाते हैं, जैसे उनका कोई मायने नहीं हो। सिर्फ रिमेंबर ओनली नार्सिसिस्ट्स कंसर्न्स आर रियल, उन्हीं के कंसर्न्स जेन्युइन है, बाकी सबके कंसर्न्स, बच्चों के कंसर्न्स इनवैलिड हैं। स्पेशली जिनके लिए नार्सिसिस्ट को कुछ करना पड़े, टाइम, एफर्ट, प्रेजेंस, विजडम, वो उनके लिए अनकंफर्टेबल है, इनकन्वीनियंट है। और इनकन्वीनियंस ऐसी चीज़ है जो नार्सिसिस्ट बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें अपनी कन्वीनियंस, अपना कंफर्ट, अपना जो है फुलफिलमेंट सबसे पहले चाहिए हर तरह से। तो अगर बच्चों के कोई क्लेम्स, उनके कोई कंसर्न्स, उनकी कोई ज़रूरतें इनकन्वीनियंट्स क्रिएट कर रही है उनके लिए, कुछ ऐसा उनको करना पड़ रहा है जिससे उनको कंफर्ट जोन से निकलना पड़े, ये नार्सिसिस्ट को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बच्चों को डी वैल्यू किया जाता है, तो बच्चे बड़े होते होते अपनी ही वैल्यू करना नहीं सीखते। तो आप सोच सकते हैं कि वो एडल्ट कैसा एडल्ट होगा जो खुद की ही वैल्यू करना नहीं सीखा। वो पीपल प्लीज़र बन जाएगा, अपनी वर्थ नहीं देख पाएगा, उसको लगेगा हर चीज़ में मेरी ही गलती है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, इनएडिक्वेट हैं, वो पूरे नहीं हैं, वो किसी तरह से पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी डायरेक्टली बोल के या बिहेवियर से, जजमेंट से, क्रिटिसिज्म से, एंग्री आउटबर्स्ट से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या कोल्ड वॉर से, किसी भी तरह से, या पब्लिक शेमिंग से उनके पेरेंट ने उन्हें डी वैल्यू किया है, डी वैल्यूड फील करवाया है। पनिशिंग, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स बहुत पनिशिंग होते हैं। और पनिशमेंट से मेरा सिर्फ मतलब वो नहीं है जो ज़्यादातर लोग पनिशमेंट का मतलब समझते हैं कि डांट लगा दी, या थप्पड़ मार दिया, या पिटाई कर दी, या दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। सबसे बड़ी पनिशमेंट वो होती है, वो इमोशनल पनिशमेंट जिसमें कुछ होल्ड बैक किया जाता है, जिसमें कुछ देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं जाता, और वो है प्यार। ट्रू लव, नर्चरिंग, केयरिंग, जो हर एक बच्चे को रिसीव करने का हक है, वो वाला लव जब एक पेरेंट विदहोल्ड करता है, तो ये पनिशमेंट होती है। और सबसे ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट होती है एक बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए ये रोटी और घर के ऊपर, सर के ऊपर छत से ही के ही जितना ज़रूरी होता है एक पेरेंट का अप्रूवल और प्यार। और बच्चा ऑफन तरसता रहता है, और जैसे जैसे बड़े होता है वो बिना बोले ये सहना सीख जाता है। वो बोल के व्यक्त नहीं करेगा कि मेरी नीड है लव की, नर्चरिंग की, लेकिन क्योंकि वो सीखता जाता है कि ये चीज़ें नहीं मिलती, उसको लगता है शायद रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, शायद घर का माहौल ऐसे ही होता है, शायद पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं।
और ये पेरेंट होल्ड बैक करता है क्योंकि इसका रिमेंबर लव बहुत कंडीशनल होता है नार्सिसिस्टिक पेरेंट का। गोल्डन चाइल्ड को मिलता है या लव बॉम्बिंग का जब मन हो या किसी को दिखाना हो या कुछ अप्रूवल दुनिया से लेना हो लोगों को दिखाने के लिए, तब बच्चे को दिया जाता है। जब उसका मूड अच्छा हो तब दिया जाता है अपने किसी गेन के लिए, लेकिन वैसे वो लव क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और स्पेशली अगर उसको लगता है बच्चे ने कुछ डिफाई किया है या बच्चे ने अपनी कुछ बात रखने की कोशिश की है या बच्चे का कुछ ऐसा बिहेवियर है जिसमें बच्चे की गलती नहीं लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, या बच्चे ने उसकी बात नहीं मानी या बिल्कुल परफेक्टली एक्ट नहीं किया बच्चे ने, तो बात बात पे पनिशिंग बिहेवियर करता है बच्चे के लिए। उसको बात नहीं करेगा या डी वैल्यू करेगा या उसको सरकास्टिक कॉमेंट्स देगा या टॉन्ट्स देगा, या बच्चा कुछ प्यार से दिखाने आएगा बात करने आएगा तो उसको बर्खास्त कर देगा, डिसमिस कर देगा, उठ के चला जाएगा, कोल्ड बिहेवियर करेगा या साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। लोग साइलेंट ट्रीटमेंट की भी बहुत बात करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है कि प्यार नहीं देना, बिना कुछ कहे दिखाना कि तुम अनवर्दी हो, मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं दे रहा और तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हें देखना नहीं है, तुमसे बात नहीं करनी, तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो पनिशमेंट देने का तरीका होता है ये इतना क्रूअल होता है कि मैं इस पर जितनी बात करूं उतनी कम है। और इसका कितना असर पड़ता है बच्चे के इनर चाइल्ड पर, कितना ट्रॉमा क्रिएट होता है, ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप पे कि इसके लिए अलग वीडियो की ज़रूरत होगी। नार्सिसिस्टिक पेरेंट बिलीव्स इन पनिशिंग बिहेवियर, इन क्रूअल बिहेवियर, इन अनकाइंड बिहेवियर, इन बिहेवियर जो बच्चे को बहुत ज़्यादा डिमीन, ह्यूमिलेट और पनिश्ड फील कर रहा है, उसको गिल्ट पे ही रखे कि मेरी ही कुछ गलती है, मुझे कुछ करना है, मैं क्या कर लूँ जिससे ये पेरेंट का प्यार मुझे मिले, इसका अप्रूवल, उसकी अटेंशन मुझे मिले। वो अटेंशन अप्रूवल लेने में ही लगा रहता है। कंपैरिजन, अब ये बहुत सेपरेट पॉइंट नहीं है, ये कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे अलग से बोलना चाहती हूँ क्योंकि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत कंपेयर करता है दूसरों से। अगर दो सिबलिंग्स हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो गोल्डन चाइल्ड क्रिएट करके, स्केपगोटेड चाइल्ड क्रिएट करके कंपेयर करेगा, या फिर अपने ही बच्चे को उसके फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ या अड़ोस पड़ोस के बच्चे के साथ बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपेयर करेगा। बच्चे को सुनाने के लिए कंपेयर करेगा या बहुत सटल वे में, इनडायरेक्ट वे में कंपेयर करेगा। लेकिन बच्चा समझ जाता है कि ये हेल्दी कंपैरिजन नहीं है, कि एक हेल्दी बातें नहीं है, ये उसको सुनाने के लिए, उसको छोटा महसूस करवाने के लिए, उसको इनएडिक्वेट फील करवाने के लिए, या तुम बेकार हो, देखो तुम्हें तो ये आता भी नहीं, देखो ये कितना वैल्यूबल है, देखो ये कितना वर्दी है, देखो ये कितना होशियार है, देखो ये कितना समझदार है, ये करने के लिए किया जाता है। हालांकि सारे पेरेंट्स इतने इवॉल्व नहीं होते, बहुत पेरेंट्स ये चीज़ें करते हैं बच्चों के साथ जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें समझ नहीं होती है। लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट तो समझते हुए, जानते हुए करते हैं, और वो बहुत करते हैं और इतना करते हैं कि वो अलग से ही अपने आप में एक ट्रेट बन जाता है। ये कंट्रोल मैकेनिज्म होता है और इसके लिए आपस में दूसरों से किसी ना किसी चीज़ पे कंपैरिजन करना, घटा बढ़ा के बात करना, ये पब्लिक कंपैरिजन या कंपैरिजन बिहाइंड क्लोज डोर्स, बच्चे को सुनाने के लिए, उसको टॉन्ट देने के लिए, ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स एज अ स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन, कंट्रोल की स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही ऑफन यूज़ करते हैं। निगलेक्ट, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ऑफन निगलेक्टफुल होते हैं। ये निगलेक्ट या ध्यान नहीं देना बच्चे पर किसी भी तरह का हो सकता है। कई जगह छोटी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फूड की, ठीक शेल्टर की, बीमार है तो अटेंशन की, प्यार की, दवा की, ये नीड्स भी पेरेंट निगलेक्ट करते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है, इट्स टू इनकन्वीनियंट, या वो अपने कंफर्ट जोन में है, या दे कैन नॉट बी बॉदर्ड, उनको इससे मतलब नहीं है। और अगर या ये नीड्स पूरी हो रही हैं तो फिर इमोशनल नीड्स, इमोशनली बच्चा निगलेक्टेड है, उसको सुनवाई की ज़रूरत है, तो उसके पास वो पेरेंट बैठ के सुन ले ठीक से, टाइम दे के, पेशेंस के साथ, बिना डेडलाइंस लगाए, बिना रेस्टलेस हुए, बिना इरिटेटेड हुए, बिना एजिटेटेड हुए, ऐसा पेरेंट उसको नहीं मिलता है। और ये बच्चे की जो इमोशनल ग्रोथ है, उसकी जो नरिशमेंट की, नर्चरिंग की, लव की नीड, निगलेक्ट की जो फीलिंग है, ये उसके लिए बहुत ट्रॉमा क्रिएट करती है, उसके इनर चाइल्ड के लिए भी। और वो पूरी ज़िंदगी ये फीलिंग जब तक खुद सेल्फ हीलिंग में नहीं आए, ये कैरी करता है। दैट चाइल्ड फील्स अनलव्ड, दैट चाइल्ड फील्स अनवर्दी, दैट चाइल्ड फील्स निगलेक्टेड। एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट इनहेरेंटली निगलेक्टफुल होता है। वो उतनी ही केयर करेगा आपकी, उतनी ही अटेंशन देगा और उन्हीं तरीकों से करेगा जो उसको ठीक लगती है, जो उसके लिए कंफर्टेबल है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी इमेज अच्छी कर सके दूसरों के सामने। आपके लिए साइकोलॉजिकली, इमोशनली ये बहुत निगलेक्टफुल पेरेंट होता है। बाउंड्रीज, द ओनली बाउंड्रीज जो एक नार्सिसिस्ट के लिए मायने रखती है वो है अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना। मेरा हिस्सा है, ये मेरा रूम है, ये मेरी कबर्ड है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा टाइम है। अपने कंफर्ट, अपना रूम, अपनी स्पेस, उस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ दायरे बनाना। बाकी और कोई बाउंड्रीज किसी और के दायरे ना सिखाए जाते हैं उन्हें, ना वो इनकल्केट किए जाते हैं और ना उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने अपनी फ्रेंड की नार्सिसिस्टिक मॉम की स्टोरी बताई थी, तो उसमें आपको याद होगा कि वो
ऐसे जब स्कूल में होती थी मेरी फ्रेंड 11th-12th ग्रेड में भी, तो उसकी मम्मी उसके पीछे से रूम में जाके सब चेंज कर दिया, डेकोर चेंज कर दिया, बेड हिला दिया, चीज़ें चेंज कर दी, चीज़ें उखाड़ दी, हटा दी, गिफ्ट्स दिए थे फ्रेंड्स ने वो हटा दिए, डस्टबिन में फेंक दिए जो नहीं पसंद। तो इतनी इंक्रोच करते हैं बाउंड्रीज़, उनका सब चीज़ पे कंट्रोल है, ओनरशिप है। अगर बाउंड्री है, कोई लाइन्स है, तो वो सिर्फ़ उनकी जो वो खुद के लिए बनाते हैं दूसरों से, दूसरों की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। ऑफ़ कोर्स ये डिपेंड करता है हर बच्चे पे, जैसे-जैसे बच्चे अलग होते हैं, सबकी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कोई इतने आसानी से वो नहीं चीज़ मानते हैं, अपनी लड़ते हैं अपने हक़ के लिए, अपनी बाउंड्रीज़ के लिए। लेकिन फिर भी बच्चा कितना लड़ लेगा, कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो क्रिएट होगा कि उसको इस चीज़ के लिए लड़ना पड़े, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस पेरेंट पे, वो फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर वो ये कोशिश करता है तो पेरेंट अगेन पनिशिंग बिहेवियर देता है। तो ये बहुत जद्दोजहद होती है उस बच्चे के लिए। आपके फ्रेंड्स के सामने या पब्लिकली पेरेंट का जो मन हो वो बोल सकता है। अगर आपको नीचा दिखाना है, छोटा दिखाना है, शेम करना है, गिल्टी फील करवाना है, सब कुछ ड्रामा क्रिएट करना है पब्लिक में, तो ये सारी चीज़ें जो है नार्सिसिस्टिक पेरेंट कर सकता है। अपनी ड्यूटीज़ क्या हैं, अपने लिए क्या राइट बिहेवियर है, ये नार्सिसिस्ट की डिक्शनरी में कहीं नहीं आता। सो देयर लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंटाइटलमेंट, ऑल अबाउट एन्जॉयिंग राइट्स। वो राइट्स भी जो उन्हें लगता है उनके उनके बच्चों से हैं, लेकिन उनकी ड्यूटीज़ क्या है अपने बच्चों के प्रति, या उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उनसे कोई इसके बारे में पूछ सके या याद दिला सके, ये एक नार्सिसिस्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कोडिपेंडेंसी, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नार्सिसिस्ट को डिपेंडेंट रिलेशनशिप एनकरेज करता है अपने बच्चों की के साथ, जिसका मतलब है कि वो कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा पूरी तरह से फ्री हो, या इंडिपेंडेंस चीज़ क्या होती है वो सीखे, अपने डिसीजंस, अपने फैसले, अपनी चॉइसेस खुद ले सके। और हालांकि ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं हमारी जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ पे कलेक्टिव कल्चर्स होते हैं, इंडिविजुअलिटी को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, स्पेशली पास्ट टाइम्स में, अब तो बढ़ रहा है थोड़ा। वहाँ पे बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं होती हैं, बाउंड्रीज को नहीं माना जाता है। वहाँ पे को डिपेंडेंसी भी बहुत होती है, एक दूसरे पे अनहेल्दी डिपेंडेंस, एक दूसरे पे अनहेल्दी लेवल ऑफ कंट्रोल, जिसकी वजह से ट्रॉमा बॉन्डिंग जैसी चीज़ें भी क्रिएट होती हैं। लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट में तो ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल्स तक, एक्सट्रीम लेवल्स तक, और कॉन्शियसली होती है कि मेरा बच्चा मेरे चंगुल से नहीं निकले। वो कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा उतने लेवल की इंडिपेंडेंस या फ्रीडम रखे कि उसका जो बच्चे से जो फ़ायदा होता है, जैसे भी, चाहे वो उसको बच्चे से पैसे मिलते हैं, फेम मिलती है, या उसकी इमेज अच्छी होती है, या उसको कंफर्ट, कन्वीनियंस मिलती है डेली डेली की चीज़ों में, वो कम हो या वो ख़त्म हो जाए, या उसको थ्रेटन फील हो, टू द पॉइंट कि बहुत बार देखा है नार्सिसिस्ट के बच्चों की अगर शादी भी होती है, स्पेशली अगर गर्ल्स की शादी हो रही है, तो वो ऑफन जो है दे एंड अप रूइनिंग देयर चाइल्ड्स मैरिजेस। बेटे की होती है तो उन्हें लगता है कि शायद उनका कंट्रोल कम हो जाएगा, या मे बी बेटा अलग घर देना चाहेगा, और उनको, हालांकि थोड़ी इनसिक्योरिटी सबको होती है, ये ह्यूमन नेचर है, बट इतने लेवल की इनसिक्योरिटी, इतने लेवल का थ्रेट कि वो उसको रूइन भी कर देंगे, वो रिलेशनशिप को पीछे से कान भर के, ताने बानों को यूज़ करके, गैस लाइटनिंग करके, मैनिपुलेशन करके, वो ऑफन मैरिजेस रूइन भी कर देते हैं अपने ही बच्चों की। सेंस ऑफ रिलीफ आता है जब बच्चे की शादी या बेटी की शादी खराब हो जाती है और बेटी वापस उनके पास उनके घर आ जाती है, और उसका सब पूरी इमोशनल डिपेंडेंस उनके पास होती है, उसके फिनेंसेस सब फ्री होते हैं उनके यूज़ के लिए। उसकी प्रेजेंस जो है सब उनके लिए फ्रीली अवेलेबल होती है, उनको क्या चाहिए, उनके कंफर्ट का ध्यान रखने के लिए उनका जो है होल्ड हमेशा होना चाहिए। उनको बेनिफिट्स, उनको फ़ायदे बच्चे से सबसे पहले मिलते रहने चाहिए, और इसीलिए जो नार्सिसिस्ट हैं वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों के हेल्दी रिलेशनशिप्स और कहीं हों, इसलिए वो आइसोलेट भी करते हैं उनके बच्चों के अपने बहन भाइयों से भी, या फिर उनके बच्चों के ऐसे फ्रेंड्स हो जो फ्रेंड्स उनके लिए खड़े हैं दुख सुख में, और उनका सपोर्ट सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम इतना कि उस बच्चे को नार्सिसिस्ट की किसी हालत में या किसी सिचुएशन में ज़रूरत नहीं पड़े। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे स्ट्रॉन्ग, अच्छे, ट्रूली मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स उनके बच्चों के लाइफ में कहीं भी बने, क्योंकि उनका बच्चा, वो चाहते हैं उन्हीं पर डिपेंडेंट रहे, उनको लगे वही उनके लिए सब कुछ है, निर्भर रहे टॉक्सिक लेवल्स तक, कि कहीं जाना भी चाहे तो उसको लगे मेरे लिए तो कोई और है ही नहीं, मेरा पेरेंट ही सब कुछ है, मेरे को जैसे भी अच्छे के लिए बुरे के लिए पेरेंट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ को डिपेंडेंसी इज़ अ ह्यूजली टॉक्सिक फीचर, और नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहते, वो हमेशा उन्हें अनहेल्दी को डिपेंडेंस और ट्रॉमा बॉन्ड्स में रखना चाहते हैं।
एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड जजमेंटल एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। तो ये तो कॉमन बातें हैं जो हम नार्सिसिस्ट में देखते ही हैं। तो नार्सिसिस्ट पेरेंट में भी ये चीज़ें होती हैं जो उनके बच्चों को सहनी पड़ती है। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेट्स, क्लासिक ट्रेट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, चाहे वो क्लासिक ओवर्ट नार्सिसिस्ट हो या फिर कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो, ये चीज़ें उनमें दिखी जाती हैं कि वो बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते। अगर किसी का व्यू पॉइंट उनसे डिफरेंट है तो वो नहीं ले सकते। हर छोटी से छोटी बात पे, किसी भी बात पे बिना रीज़न के, बिना लॉजिक के उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो छोटे से छोटा एडवाइस और सजेशन भी नहीं ले सकते। और अगर बच्चा कुछ अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर दे जो उनके व्यू पॉइंट से अलग है, या कुछ उन्हें याद दिला दे जो उनके लिए इनकन्वीनियंट है, या कुछ ड्यूटी का या कुछ एक्सपेक्टेशन की थी कि याद दिला दे, अरे पापा या मम्मी आपने ऐसे करना था, अरे ये चीज़ नहीं हुई, ये डेट आ रही है स्कूल की, आपने ये नहीं करा, कुछ भी, तो उनको वो एज अ थ्रेट, एज एन एक्यूजेशन फील होता है और इट लीड्स टू एन एंग्री आउटबर्स्ट, इट विल लीड टू शेमिंग, इट विल लीड टू पनिशिंग बिहेवियर्स और बहुत सारी और चीज़ें जो बच्चे को सहनी पड़ेगी। जैसे एक हेल्दी फैमिली का साइन होता है कि सब लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स के होते हैं, लेकिन वो डिस्कशन, ठीक से डिस्कशन करके, डिबेट करके, कोऑपरेशन करके एक नतीजे पर पहुंचती है। सबको अपनी बात रखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दी जाती है, ऑपरेशन की फीलिंग नहीं होती, किसी की ज़ुबान बंद नहीं की जाती, सबको हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना सिखाया जाता है, सबके व्यू पॉइंट्स को अकोमोडेट किया जाता है जहाँ जहाँ पॉसिबल है। बच्चे भी जब बड़े होते जाते हैं तो उनका व्यू माना जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, मांगा जाता है, इंकरेज किया जाता है ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको भी पार्टिसिपेशन फील हो, पार्ट ऑफ द फैमिली फील हो। जहाँ जहाँ पॉसिबल है उनका सजेशन माना जाता है, लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट, क्योंकि अगेन जैसे सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ, फॉर ऑल द वेरियस रीजंस बच्चे का को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। बच्चे का अपने आप को एक्सप्रेस करना या इंडिपेंडेंस के साइंस दिखाना या अपना खुद का वैलिड ओपिनियन होना, अपना हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ होना, ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्टिक पेरेंट के एग्जिस्टेंस के लिए के अगेंस्ट जाती है। और साथ में विद ए सेंस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, वो कोई क्रिटिसिज्म, किसी और का ओपिनियन हो, डिसेंट हो, दूसरा ओपिनियन, तो वो उनको अपने लिए एक्यूजेशन या क्रिटिसिज्म की तरह लगता है, तो वो सब बिल्कुल नहीं ले पाते। तो नार्सिसिस्टिक फैमिली में जो है बच्चों को आदत होती है विद नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की उनको अपनी बात रखने का, उनको कुछ एक्सपेक्ट करने का, चाहे वो कितने भी रीजनेबल हो, लॉजिकल हो, सेंसिबल हो, उनका व्यू पॉइंट कितना सेंसिबल हो, उनकी एक्सपेक्टेशन या उनका सजेशन कितना मायने रखता हो, कितना वैल्यूबल हो, वो नहीं लिया जाएगा। अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट का तरीका कुएं में कूदने वाला है, या वो उनका तरीका काम करने का ऐसी चीज़ों में जो सबको इफेक्ट करती है, पूरे घर को, कितना भी डिस्ट्रक्टिव है, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, तो भी सबको सहना ही पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स फॉर नार्सिसिस्टिक चाइल्ड ऑफ स्टेइंग विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट, की कोई चीज़ में जेन्युइन पार्टिसिपेशन नहीं होगा। बड़ी बड़ी चीज़ें बोली जाएगी, आइडल टॉक्स दी जाएंगी, भाषण दिए जाएंगे, लेक्चर्स दिए जाएंगे लोगों के सामने भी, बताने के लिए कि जैसे जताने के लिए कि नार्सिसिस्टिक मदर या फादर कितना लिबरल, कितना अंडरस्टैंडिंग, कितना वाइज है। लेकिन असली में सच्चाई क्या है ये उस बच्चे को पता है। इंटाइटलमेंट भी, नीडलेस टू से, एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स है इंटाइटलमेंट, यानी कि हक। दूसरे के प्रति, बच्चे के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, उन्हें कुछ पूछ सके, क्वेश्चन पूछ सके या कुछ याद दिला सके उनकी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वो भूले हुए हैं, वो उनको बिल्कुल उनकी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन उनके क्या राइट्स हैं, बच्चे की उनके लिए क्या ड्यूटीज़ है, इसका उनको भली भांति एहसास है और भली भांति पता है। अपने राइट्स क्या हैं, अपनी नीड्स क्या हैं, अपनी इंटाइटलमेंट्स क्या हैं, बच्चों को उनके लिए क्या करना है और क्यों नहीं करेंगे, और क्यों बच्चों को वो चीज़ें करनी चाहिए, ये उनको पूरा अच्छे से रटा हुआ है। बच्चा कहीं ज़रा भी इधर से उधर उधर हुआ तो उसको याद दिला दिया जाता है कि वो क्यों अपनी ड्यूटी में फ़ेल हो रहा है, क्यों उसको पेरेंट के लिए ऐसे करना है। तो पेरेंट एज़ अ पेरेंट उसके क्या बच्चों से एक्सपेक्टेशंस है, क्या एंटाइटलमेंट है जिसको वो ग्रांटेड लेता है कि मेरा बच्चा है, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये तो मेरा राइट है। ये नार्सिसिस्ट को अच्छे से पता होता है। रिस्पेक्ट उसको चाहिए, चाहे वो रिस्पेक्ट लेने के लायक हो कि नहीं, चाहे वो अर्न कर सकता हो कि नहीं, उसको प्रेस्टीज चाहिए, उसको अपने चाहिए कि बच्चा मेरे लिए लव दिखाए, चाहे उसने वो लव अर्न करने के लिए कुछ किया हो कि नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जितने हो सके पॉइंट्स बताऊं कि एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के प्राइमरी ट्रेट्स, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी और ट्रेट जानते हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया हो लेकिन आपको पता है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, शेयर, मेंशन। बाकी सब लोगों को भी पढ़ के मदद मिलती है। आई ट्रूली होप कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके लिए ये रेलिवेंट है, उनको इससे मदद मिली हो। ये याद रखिए कि हील करना ना सिर्फ आपका राइट है, बल्कि
टोटली आपकी पावर में है। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी हीलिंग की जर्नी शुरू करने के लिए, इन केस आपने अभी तक वो जर्नी नहीं शुरू की और आप एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ रहते थे या रहते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगी आने वाले किसी वीडियो में, ये मेरा प्रॉमिस है। डू कीप लविंग योरसेल्फ इफ़ यू हैव बीन अ चाइल्ड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट। आप अपना बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हैं, आप टोटली वर्दी हैं, टोटली वैल्यूबल हैं, और इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर एंड स्टे अवेयर।